नमस्कार दोस्तों, टारगेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी में मैं आशीष कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम टॉपिक पढ़ रहे थे वेक्टर्स, और वेक्टर्स के हमने 2 लेक्चर पहले डाल दिए, जिनमें सबसे पहले हमने पढ़ा कि व्हाट इज वेक्टर, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, कैसे उनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं और उनको किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सेकंड लेक्चर में हमने देखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में कि वेक्टर्स कितने टाइप के होते हैं। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वेक्टर्स का एडिशन। क्या पढ़ेंगे बच्चों? एडिशन ऑफ वेक्टर। तो आज हमारा टॉपिक है एडिशन ऑफ वेक्टर। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बच्चों 3 लॉ दिए गए। पहला लॉ ऑफ ट्राइंगल, सेकंड लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और थर्ड लॉ ऑफ पॉलीगन। सबसे पहले हम बात करें लॉ ऑफ ट्राइंगल की। किसकी बच्चों? लॉ ऑफ ट्राइंगल। तो ध्यान देना, लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है। लॉ ऑफ ट्राइंगल कहता है कि मान लो 2 वेक्टर हैं, ठीक है, वो एक किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रहे हैं और सेम ऑर्डर में वो एक्ट कर रहे हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में उनके अपोजिट ऑर्डर में काम करेगा। कैसे? कहने का मीन्स ये है कि जैसे मान लो एक वेक्टर ये है A और ये सेकंड वेक्टर है B। हमने इनको ट्राइंगल की 2 साइड्स लिया। क्या लिया बच्चों? ट्राइंगल की 2 साइड्स लिया, ठीक है। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल की 3rd साइड होगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये डायरेक्शन ही हो जा रही है, तो अब ट्राइंगल बनने के लिए डायरेक्शन ये होनी चाहिए थी। देखो वैसे ये होनी चाहिए थी ना बच्चों, लेकिन हमने क्या कहा, अपोजिट ऑर्डर में जाएगा, तो अपोजिट ऑर्डर में कुछ इस प्रकार जाएगी। तो ये क्या होगा? इनका रिजल्टेंट होगा। क्या होगा? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू क्या होगा? R इज इक्वल्स टू A प्लस B होगा। क्या होगा बच्चों? A प्लस B। और हमने कहा था कि भाई ये क्रम विनिमय का पालन करता है, तो B प्लस A भी हम इसको लिख सकते हैं। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? A प्लस B बराबर B प्लस A। वापस अगर हम इसको थ्योरी के रूप में लिखें बच्चों, तो हम कहेंगे इफ 2 वेक्टर्स आर एक्टिंग एट द सेम टाइम represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in same order, then their resultant will represented in magnitude and direction by 3rd side of triangle in opposite order। ठीक है बच्चों, क्या कहा कि 2 वेक्टर हैं, ठीक है। अगर उन्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हमने रिप्रेजेंट किया कि किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स के रूप में, कि वो किसी ट्राइंगल की 2 भुजाएं, किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं हैं, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा और ट्राइंगल की, त्रिभुज की 3री भुजा होगा। लेकिन कैसे ऑर्डर में बच्चों? अपोजिट ऑर्डर में। तो हमने यही कहा कि हमारे 2 वेक्टर है A और B।
तो उनका रिजल्टेंट क्या हो गया आर, और अपोजिट ऑर्डर में हमने ले लिया। तो आर बराबर क्या हो गया ए प्लस बी, या हम इसको बी प्लस ए भी बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर मैं बात करूं बच्चों सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ क्या है हमारा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज का नियम एक प्रकार से हम बोले तो। ये क्या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या कहता है कि जैसे मान लो ये दो साइड्स हैं हमारी, दो वेक्टर हैं, और ये दो वेक्टर ए और बी दो साइड्स हैं किसकी बच्चों, किसी पैरेललोग्राम की। अब ध्यान देना पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये साइड इस साइड के बराबर होती है और ये साइड इस साइड के बराबर होती है। तो अगर मैं बात करूं इस साइड की तो ये साइड कुछ ये होगी और ये साइड कुछ ये होगी। तो ये ए है तो ये भी क्या होगी बच्चों, ए होगी, और ये बी है तो ये भी क्या होगी, बी होगी। सही बात है क्या। अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो बनेगा वो ये बनेगा, रिजल्टेंट कुछ ये बनेगा बच्चों। अब ध्यान देना एक प्रकार से यहां पर एक ट्राइंगल बन रहा है क्या, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ये ए प्लस बी हो गया क्या, आर इज इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस बी। ये एक प्रकार से हमारा किस लॉ की तरह हो गया बच्चों, ट्राइंगल लॉ की तरह ही हो गया। किसकी तरह हो गया, ट्राइंगल लॉ की तरह ही हो गया क्या। ये हमने कहा कि ये दो साइड्स हैं हमारे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में जो साइड्स होती है, अपोजिट साइड्स, वो एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये ए है तो ये भी क्या हुआ ए, ये बी है तो ये भी क्या हुआ बी। ये एक ट्राइंगल बन गया तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल लॉ लगा दो तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करें थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ कौन सा था बच्चों हमारा, लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन। अब हम कहें कि देखो पॉलीगन के कुछ साइड बना रहे हैं अपन, मैंने कहा ए बी सी डी डी और ये ई। अब ध्यान देना बच्चों किस प्रकार से सॉल्व करते हैं अपन इसको। मैंने कहा पहले इन दोनों को लो, ए और बी को, ए और बी को ले लूंगा तो इनका आर क्या हो जाएगा बच्चों, ए प्लस बी हो जाएगा क्या, हो जाएगा भाई। ट्राइंगल लॉ लगाओ, फिर ये और ये इन दोनों में ट्राइंगल लॉ लगाओ, इन दोनों में ट्राइंगल लॉ लगाओगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। फिर इसमें और इसमें लगाओ बच्चों ट्राइंगल लॉ, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, आर इज इक्वल टू ए प्लस, हमने कहा ये हमारा डी है और ये हमारा ई है। ठीक है। अब एक साइड तो ये ए प्लस बी प्लस सी हो गया बच्चों और एक साइड डी हो गया, तो ये ई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, इसको आर मान लेते अपन, आर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। तो जितनी भी भुजाएं होंगी सारी क्या आ जाएंगी बच्चों, योग में आ जाएंगी। तो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएंगी। पहले सबसे पहले हमने इस त्रिभुज में लगाया, फिर इस त्रिभुज में लगाया और फिर इस त्रिभुज में लगाया। सही बात है। पहले क्या आया, ए प्लस बी। जैसे अब शुरू से सॉल्व करें, अगर अलग अलग सॉल्व करें तो देखो ये पहले ये बन रहा है ए और बी, तो ये क्या बन गया बच्चों, ए प्लस बी। सही बात है। फिर जो ये तो फर्स्ट है हमारा, फिर सेकंड क्या बन रहा है, ये बन रहा है ए प्लस बी और ये बन रहा है सी। तो रिजल्टेंट कुछ यहां बनेगा, क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी। सही बात है। और जो थर्ड बन रहा है हमारा वो ऐसे बन रहा है कि ये तो हमारा ए प्लस बी प्लस सी है और
ये हमारा डी है। तो रिजल्टेंट कुछ ये हो जाएगा बच्चों, और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, लॉ ऑफ पॉलीगन। भाई बात करी हमने लॉ ऑफ ट्राइंगल की, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की और लॉ ऑफ पॉलीगन की, तो हमको पता चला कि आर इज इक्वल टू ए प्लस बी, या फिर जितनी भी हमारी साइड्स हैं उनके बारे में सबको जोड़ दे पॉलीगन में। अब ध्यान देना, अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालना हो रिजल्टेंट का और डायरेक्शन निकालनी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ठीक है बच्चों। तो ध्यान देना बच्चों, हमने कहा था कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये क्या है, आर है। अब ये तो आर वेक्टर आया है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए हम यहां पर बच्चों एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। ये एंगल क्या है, थीटा हुआ, और ये रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच एंगल है, उसको हमने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। क्या ले लिया बच्चों, अल्फा। अब ध्यान देना, मैंने कहा थीटा, ये वाली जो हमारी साइड है और ये वाली साइड है वो क्या हो जाएगी। देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, आधार है, ठीक है, और एक प्रकार से हमें क्या पता है, बी पता है, ये क्या है, हमारा कर्ण है। तो बच्चों यहां पर आधार बराबर क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा क्या, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, ठीक है। ये बी कॉस थीटा हो गया, बी साइन थीटा हो गया। आर निकालना है, नीचे ए प्लस बी कॉस थीटा हो गया, ऊपर क्या है, बी साइन थीटा, इससे आर निकल जाएगा। तो जो आर का परिमाण आएगा बच्चों, वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का होल अंडर रूट, ये क्या आएगा बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड आएगा। फिर मैं बात करूं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। तो हमारा अल्फा जो आएगा बच्चों, क्या आएगा, tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। क्या आएगा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। और अगर मान लो ये पैरेललोग्राम होता, तो ये एक वेक्टर होता, तो ये एंगल क्या होता, बीटा होता। तो हमसे अगर tan बीटा के हिसाब से पूछ रहा हो, तो tan बीटा बराबर क्या होता, ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा हो जाता। ठीक है बच्चों, ये हमारे कुछ मेन फॉर्मूले हैं। रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो कुछ हम हमारी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि भाई हमने कहा कि r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है, ठीक है। तो पहला केस, when both vectors are पैरेलल, जब बोथ वेक्टर्स क्या होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे दैट मींस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। और cos में ये वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम होती है क्या, सही बात है। cos की रेंज क्या होती है, -1 से +1। तो जो +1 है वो मैक्सिमम होगी, तो यहां पर जो r आएगा वो क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 होगी। ये हमारा r मैक्सिमम आ रहा है बच्चों, बराबर अंडर रूट। अब ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर का होता है क्या बच्चों। होल स्क्वायर से अंडर रूट काट दो तो क्या बचेगा, r मैक्सिमम बराबर
ए प्लस बी। क्या आएगा बच्चों? आर मैक्सिमम बराबर ए प्लस बी। तो हमको ये याद रखना है कि when both vectors are parallel, when both vectors are parallel, then resultant will be maximum। क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। और कितना होगा आर मैक्सिमम? ए प्लस बी होगा। कितना होगा बच्चों? ए प्लस बी होगा। कब? जब बोथ वेक्टर्स आर पैरेलल। तो भाई दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे तो हमारा मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा और कितना आएगा? ए प्लस बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक बार इसको उतारो आराम से, फिर आगे बात करते हैं अपन। सेकंड केस लेते हैं बच्चों हम, जब दोनों वेक्टर्स हमारे कैसे हों? एंटी पैरेलल हों। कैसे हों बच्चों? एंटी पैरेलल हों। व्हेन बोथ वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। केस सेकंड, when both vectors are anti-parallel। ठीक है, जब एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा बराबर क्या होगा? 180 डिग्री होगा बच्चों। और कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1, जो कि कॉस में क्या होती है? मिनिमम होती है। क्या होती है बच्चों? मिनिमम। दैट मीन्स अब रिजल्टेंट कैसा आएगा हमारा? मिनिमम आएगा। आर बराबर, अब क्या आ गया? मिनिमम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और कॉस 180 की जगह क्या लिख दिया? -1। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है बच्चों? ये होता है मेरे बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो हम लिखते हैं अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर से अंडर रूट काट दिए, क्या बचा? a माइनस बी बचा। क्या बचा बच्चों? a माइनस बी। तो जो मिनिमम रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? a माइनस बी आएगा। मैक्सिमम कितना आएगा बच्चों? a प्लस बी। तो हम लिख सकते हैं when both vectors are anti-parallel, then resultant will be minimum। और मिनिमम कितना होगा? आर मिनिमम a माइनस बी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर आगे बात करें हम कि भाई जब तीनों ही वेक्टर, सॉरी दोनों ही वेक्टर क्या हो हमारे? बोथ वेक्टर्स क्या हो बच्चों? परपेंडिकुलर हो। when both vectors are परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो फॉर्मूले में पुट करो, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और cos 90 की वैल्यू 0। तो r बराबर क्या हो गया बच्चों? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान देना, ये एक प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय बन गई कि जैसे मैंने कहा दोनों वेक्टर्स, ये ए और बी दोनों क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ये हो गए, तो हमने बोला ये रिजल्टेंट है भाई। तो आप ऑब्वियस सोचो कि आर बराबर क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम कर्ण इस प्रकार से निकालते हैं बच्चों, इसी प्रकार से निकालते हैं क्या? ठीक है, तो हमारे जो हाइपोटेनस है वैसे ही निकलता है। हम क्या करते हैं? बेस को और हमारे परपेंडिकुलर को दोनों को क्या कर देते हैं बच्चों? स्क्वायर करके उनका सम करके
होल अंडर रूट लगा देते हैं। तो r इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तीन केस हो गए कि भाई पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो और परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। अगर मैं बात करूं बच्चों केस 4, इफ p वेक्टर का मैग्नीट्यूड q वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो, देन r का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान देना, r बराबर क्या होता है हमारा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। अब हमने कहा बच्चों कि p और q बराबर हैं, तो इस q को भी क्या लिख दूं मैं, p लिख दूं बच्चों। तो r बराबर क्या है यहां पर मेरे पास, अंडर रूट 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। यही आ गया, r बराबर अंडर रूट 2p स्क्वायर बच्चों मैं कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। क्या बच जाएगा बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा। अब ध्यान देना बच्चों, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो। तो हम पुट कर दें तो r बराबर 2p स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इसका अंडर रूट निकालो, 2 इंटू 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 2 p स्क्वायर का अंडर रूट p और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का कॉस थीटा बाई 2। तो हमारा r क्या हो जाएगा, 2p कॉस थीटा बाई 2। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, r हो गया। तो ध्यान देना, जब p और q दोनों सेम हो तो r बराबर क्या होगा, 2p cos थीटा बाई 2 होगा। सिंपल क्वेश्चन था। अगर मैं बात करूं बच्चों और मैं कह दूं केस 5 की, हम कहें इफ p इज इक्वल्स टू q इज इक्वल्स टू r, देन एंगल बिटवीन P एंड Q, देन एंगल बिटवीन P एंड Q। अब हमने कह दिया कि बच्चों दोनों वेक्टर और उनके रिजल्टेंट तीनों ही सेम हो, ठीक है, तीनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो। तो थीटा निकालो P और Q के बीच में। अब ध्यान देना, मैंने माना कि भाई P, Q और R तीनों का मैग्नीट्यूड a मान लिया। फॉर्मूला क्या होता है, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। वैल्यू पुट करो यहां पर, ये हो गया a बराबर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सही बात है क्या बच्चों, a बराबर अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। सही बात है क्या बच्चों। मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। यही हो जाएगा क्या बच्चों, यही हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो ये कितना बच जाएगा, माइनस का a स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस a स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर काट दो तो कॉस थीटा बराबर क्या आ गया, -1/2। अब कॉस थीटा में कितने डिग्री पर -1/2 मान होता है बच्चों, थीटा बराबर 120 डिग्री पर। कितने पर, थीटा बराबर 120 डिग्री पर। कितनी वैल्यू होती है, -1/2। तो हम कहते हैं इफ
P, Q और R तीनों का मैग्नीट्यूड समान हो तो P और Q के बीच जो एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री। बच्चों एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो अब इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें याद रखना चाहिए ये कि P, Q और R तीनों सेम हो तो बच्चों हमारा थीटा होगा वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। ठीक है, फिर आगे बात करें हम कुछ नोट्स की। पहला, भाई मान लो दो वेक्टर हैं तो उन दो वेक्टर का एडिशन से जो रिजल्टेंट मिलेगा वो रिजल्टेंट उनके कॉमन प्लेन पर ही लाई करेगा, उनके समन्वय तल में स्थित होगा, ये ध्यान रखना। तो हम लिख सकते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स will lie, will situated at their common plane। ठीक है, दो सदिशों का जो रिजल्टेंट होगा वो उनके कॉमन प्लेन समन्वय तल में ही स्थित होगा। दूसरी बात, a प्लस बी बराबर क्या होता है बच्चों, b प्लस ए, क्रम विनिमय का पालन हो रहा है। तीसरा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है बच्चों, ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ, मैं कहूं a प्लस बी प्लस सी हो तो उसको हम a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फोर्थ बात, भाई दो अनइक्वल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना। द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर्स विल नेवर बी जीरो। अगर मैं कहूं कि मान लो तीन मतलब अनइक्वल वेक्टर्स हैं तो उनका रिजल्टेंट जीरो होने के लिए कितने अनइक्वल वेक्टर्स के हमें कितने कोप्लेनर अनइक्वल वेक्टर्स की आवश्यकता होगी, कम से कम तीन की। कितनों की बच्चों, कम से कम तीन की आवश्यकता होगी। अब बच्चों बात करते हैं हम, ये तो हमारे कुछ पॉइंट थे, हमको पता चल गया कि r इज टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, कोई दिक्कत नहीं है, हमको अल्फा भी पता चल गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, सिंपल क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 1, टू वेक्टर्स are acting in the ratio of 3:5 to give a resultant of 28 Newton. If the angle of inclination is 60 degree, then find the magnitude of vectors. Find the magnitude of vectors. अब ध्यान देना, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या बोला कि दो वेक्टर हैं, माना हमने a और b हैं, ये किस रेशियो में दिए हैं, 3:5 में दिए हैं। इनका जो रिजल्टेंट है r वो कितना मिल रहा है हमको, 28 न्यूटन मिल रहा है। थीटा कितना दिया है, 60 डिग्री दिया है। तो हमें a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड
निकालना है। सही बात है, यही क्वेश्चन है कि भाई ए और बी काम कर रहे हैं। अब ध्यान देना बच्चों, इस 3:5 को मैं 3x और 5x मान लूं। क्या मान लूं बच्चों? 3x और 5x। तो मैं लिख दूं a बराबर 3x और b बराबर 5x। क्या लिख दूं बच्चों? 3x और 5x। कितने ही इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो, सेम इंटीजर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब रेशियो में। तो देखो अब फॉर्मूला लगाते हैं हम रिजल्टेंट का। रिजल्टेंट बराबर क्या होता है बच्चों? अंडर रूट a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। r कितना दिया है हमको? 28 दिया है। a कितना है बच्चों हमारा? 3x है। b कितना है? 5x है। और cos 60 है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2 होती है। 3x का होल स्क्वायर 9x², 5x का 25x²। ये कितना हो जाएगा? 15 + 2 × 2 30x² × 1/2। 2 से काट दो, 15x² आ जाएगा। क्या 15, 25, 40 और 49 हो गया। तो 28 = क्या हो गया बच्चों? 49x²। तो 28 बराबर क्या आ गया हमारे पास? 7x आ गया। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्या बच्चों? ठीक है। अब हमने क्या कहा था कि हमारा a बराबर क्या है? 3x। x की वैल्यू कितनी आई? 4। तो कितना हो गया? 12 न्यूटन। और b बराबर क्या है बच्चों हमारा? 5x। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। तो हमारे पास a और b का क्या आ चुका है? मैग्नीट्यूड आ गया। कितना आया? 12 और 20 न्यूटन इसका मैग्नीट्यूड आया है। एक बार आराम से इसको जल्दी समझ लो और जल्दी से उतार लो। कितना आंसर आ रहा है बच्चों? 12 और 20। इजी क्वेश्चन था बिल्कुल, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी इसमें। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A boy walks 3 meters east and then 4 meters north. Find the displacement of boy. डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय। अब ध्यान देना, कुछ डायरेक्शन इस प्रकार होती है हमारी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। हमने कहा पहले 30 मीटर किधर गया बच्चों? सॉरी 3 मीटर ईस्ट में गया और फिर 4 मीटर नॉर्थ में गया। तो रिजल्टेंट तो ये हो गया बच्चों। और आर बराबर क्या होता है याद करो। यहां पर अगर मैं बात करूं तो एंगल थीटा बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। तो r = क्या हो जाएगा? √a² प्लस b²। हमने क्या पढ़ा था कि जब थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो r = क्या हो जाता है? √a² प्लस b²। तो r = क्या हो जाएगा? √a² प्लस b²। तो a² कितना है हमारा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दैट मीन्स 9 + 16 25 हो गया। तो r कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 5 मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 5 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, डिस्प्लेसमेंट पर चल गया। अगर हमसे ये डायरेक्शन भी पूछ लेता तो देखो tan अल्फा निकालता मैं। क्या निकालता बच्चों? tan अल्फा। अब ध्यान देना बच्चों, tan अल्फा के लिए हमने tan अल्फा के लिए क्या कहा था? b sin थीटा। अब थीटा कितना है? 90 डिग्री है। कितना है बच्चों? 90 बाई b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। tan अल्फा बराबर, जब b 90, ये sin थीटा 90 है तो ये 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू, सॉरी cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक प्रकार से ये b अपॉन a हो गया। तो अल्फा बराबर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों? tan इनवर्स b अपॉन
a, b कितना है बच्चों हमारा 4 है, और a कितना है, a कितना है बच्चों 3 है। कोई हमसे पूछ लेता कि भाई डायरेक्शन हमने बता दी, पहले यूं गया फिर यूं गया तो ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं आराम से डिस्प्लेसमेंट में, सिंपल क्वेश्चन था। इसमें बस हमको कॉन्सेप्ट लगाना था कि 90 डिग्री क्या है, दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल है। तो एक बार इस क्वेश्चन को आराम से उतार लो, समझ लो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। the maximum and minimum value of resultant of two vectors are respectively 17 and 7 if both vectors are combined perpendicularly then find their resultant। क्वेश्चन समझना, हमने कहा कि भाई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 17 और 7 है दो वेक्टर्स की, ठीक है, रिजल्टेंट की। अब भाई उनको, अब दोनों वेक्टर को हम परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर क्या करें, कंबाइन करें, तो फिर रिजल्टेंट क्या होगा। तो देखो आर मैक्सिमम बराबर क्या होता है बच्चों, a प्लस बी कितना दिया है 17, और आर मिनिमम कितना होता है हमने पढ़ा था a माइनस बी 7 दिया है। यहां से अगर मैं निकालूं तो 2a बराबर कितना हो गया 24, तो a बराबर कितना आ गया बच्चों मेरे पास, अगर अपन यहां से निकालें तो देखो 2a बराबर 24, a बराबर कितना आ गया 12, और b बराबर कितना आ गया बच्चों 5। a और b आ गया। जब a और b आ गया तो अब उनको परपेंडिकुलरली करना है, और जब परपेंडिकुलर होता है तो रिजल्टेंट क्या होता है बच्चों, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। a कितना है 12 का स्क्वायर, b कितना है 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 कितना होता है रूट 169, और 169 का रूट कितना होता है 13। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा हमारा बच्चों 13 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, बस आर मैक्सिमम क्या होता है, आर मिनिमम क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। सही बात है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। तो उतार लो एक बार इसको, आराम से समझ लो, फिर आराम से लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। If two vectors are combined at theta angle, if two vectors a and b combined at theta angle, then their resultant
will be R if the value of A is doubled, then R will be also doubled. Find the angle थीटा। हमने कहा दो हमारे ए और बी वेक्टर हैं, उनको थीटा एंगल पर कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट आर आता है। अगर ए को डबल कर दें तो आर भी डबल हो जाता है बच्चों। तो फिर बताओ साहब कि थीटा एंगल क्या है। तो दोनों केस लिखते हैं। पहला कि आर बराबर, सीधा मैं लिखता हूं आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है साहब। मैं इसको इस अंडर रूट को इधर भेज दूं तो स्क्वायर हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। पहला केस हो गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा पहला केस हो गया। फिर अगर हम बात करें कि बच्चों अगर हमारा सेकंड केस हो जाए, क्या हो बच्चों सेकंड केस हो, सेकंड केस हम लें तो क्या होगा बच्चों। देखो अगर सेकंड केस ले लिया जाए तो क्या होगा बच्चों। सेकंड केस क्या था कि अब ए भी डबल हो जाए और आर भी क्या हो जाए डबल, तो ये 2r हो गया बराबर अंडर रूट। सेकंड केस को अपन नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। हमने कहा कि अब ये 2r हो जाए और ए भी क्या हो जाए डबल, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। खोलें इसको तो स्क्वायर करते तो 4r स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab कॉस थीटा। ये हमारा सेकंड केस हो गया बच्चों। हो गया क्या, फर्स्ट और सेकंड केस हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो पहला क्या था, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा था हमारे पास। और दूसरा क्या है 4r स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4ab कॉस थीटा है। अगर मैं इसको बच्चों 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4r स्क्वायर 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 8ab कॉस थीटा। कितना हो जाएगा 8ab कॉस थीटा। ध्यान देना, माइनस किया, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, ये इसको कैंसिल आउट कर देगा। 4b स्क्वायर में से कितने गए बच्चों, b स्क्वायर गया तो 3b स्क्वायर प्लस 4ab कॉस थीटा बचेगा बच्चों अपना। यही बचेगा क्या, 4ab कॉस थीटा बचेगा। अब यहीं से सॉल्व करें अगर हम, तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकाले बच्चों, पहले कॉस थीटा की। 3b स्क्वायर बराबर माइनस 4ab कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 3b स्क्वायर बटा माइनस 4ab, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा। एक तरीके से क्या आ गया 3b अपॉन माइनस 4a। क्या आ गया बच्चों 3b अपॉन माइनस 4a। अब अगर हमें यहां वैल्यू दी होती a और b की, किसकी वैल्यू दी होती बच्चों a और b की, तो हम पुट कर लेते और किसकी वैल्यू निकाल लेते बच्चों कॉस थीटा की। अब देखो कुछ भी वैल्यू दे रखी होती है, जैसे मैं कह दूं मान लो 1 2 दे रखी हो, 2 3 दे रखी हो, हमको कोई भी वैल्यू दे रखी हो तो क्या कर दो बच्चों एंगल निकल जाएगा, थीटा निकल जाएगा। जैसे अब सिंपल मैं कहूं, मान लो हमें दे रखा होता कि a और b कितना है 2 और 3 है। कितना है बच्चों 2 और 3 है। कितना है बच्चों 2 और 3 है। तो अगर 2 और 3 होता तो cos थीटा बराबर क्या आता, माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 4 इंटू 2, सॉरी माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 4 इंटू 3, 3 2 दे रखा।
3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/2 हो गया, और -1/2 कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा क्या आता 120 डिग्री, कितना आता बच्चों 120 डिग्री। अब तुम पूछोगे सर ये सही में ऐसे आ जाता क्या? बिल्कुल आ जाता। देखो कैसे, अगर मैं इसको सॉल्व प्रॉपर करके देखूं, मैं कहूं कि भाई r² = पहला a² कितना बोला था अपन ने 3 बोला, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 3 × 2 cos थीटा। तो हमारा बन जाता r² बराबर 9 + 4 कितना हो गया बच्चों 13 प्लस 4 × 3 कितना 12 cos थीटा। ये तो पहला समीकरण बन गया हमारा। फिर मैं बात करूं दूसरे की, तो दूसरा क्या था 4r² बराबर 4a² था, ठीक है। या मैं कहूं 4 × 9 कितना हो जाएगा 36, 2 का 4 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2a, तो 2 × 3 6, 6 × 2 12 × 2 24 cos थीटा। तो क्या आता 4r² बराबर 40 + 24 cos थीटा। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आया था। तो देखो r² बराबर 13 + 12 cos थीटा और 4r² बराबर 40 + 24 cos थीटा। ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4, ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 52, और ये कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा। माइनस कर दो, कैंसिल आउट, 0 हो गया। माइनस करो कितना है 12, या माइनस करो 24 cos थीटा है। तो cos थीटा 12 बराबर -24 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या हो गया -12/24। दैट मीन्स cos थीटा बराबर क्या आ गया -1/2। तो थीटा बराबर क्या आ गया 120 डिग्री। थीटा बराबर कितना आया था बच्चों 120 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था, तो आराम से कर सकते थे तुम इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात हमें नहीं होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में। तो इसको आराम से एक बार देख लो, उतार लो, फिर अपन आगे करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। एक डायग्राम दे रहा हूं हमें, इसमें रिजल्टेंट निकालना है। ये डायग्राम दिया हुआ है हमें 45 डिग्री पर 5√2 मीटर, 1 मीटर और 3 मीटर। अब ध्यान देना, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये कौन सी एक्सिस होगी बच्चों वाई एक्सिस हो गई। इसका एक कंपोनेंट तो इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा। तो इधर क्या हो गया 5√2 cos 45 हो गया, और इधर क्या हो गया बच्चों 5√2 sin 45। तो अगर मैं बात करूं एक्स एक्सिस में, किसमें बच्चों एक्स एक्सिस में, तो देखो बच्चों अब ये कुछ इस प्रकार से बन गया, ये कुछ इस प्रकार से बन गया कि यहां एक्स एक्सिस में लूम है और यहां वाई एक्सिस में लूम। तो देखो एक्स एक्सिस में क्या क्या है 5√2 cos 45 है और क्या है 1 है। तो मैं क्या लिख सकता हूं 5√2 cos 45 प्लस 1, और वाई एक्सिस में क्या है 5√2 sin 45 प्लस 3 है क्या। तो हम x और y निकाल लें, पहले x और y निकाल लें। तो ध्यान देना इन x एक्सिस (5√2 cos 45 डिग्री प्लस 1). cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√2। √2 से √2 कैंसिल आउट, तो कितना बच गया बच्चों 6 मीटर आ गया एक प्रकार से। और इन y एक्सिस क्या हो गया 5√2 sin 45 प्लस 3। sin 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1/√2 ही होती है, प्लस 3, √2 से √2, 5 प्लस 3 कितना आ गया 8 मीटर। अब ध्यान देना ये एक प्रकार से ऐसे बन गया कि x एक्सिस में तो 6 मीटर और y एक्सिस में 8 मीटर, ठीक है 90 डिग्री हो गया।
90 डिग्री हो गया तो r क्या आ जाएगा इनका रिजल्टेंट, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64, दैट मीन्स 100, और 100 मतलब r मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा मेरा 10 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 मीटर आ जाएगा। अगर यहाँ डायरेक्शन भी पूछ लेता तो tan अल्फा, जब 90 डिग्री होता tan अल्फा क्या होता है बच्चों, b अपॉन a होता है। यहाँ हम लिखते हैं अल्फा बराबर tan इनवर्स b अपॉन a। b कितना है बच्चों, 8 है, और a कितना है 6, तो 8/6 को मैं 4/3 लिख सकता हूं। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अल्फा बराबर tan इनवर्स 4/3 हो जाएगी। तो ये बच्चों कुछ क्वेश्चन हमने किसके किए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स के, और आज हमने पूरा टॉपिक पढ़ा एडिशन ऑफ वेक्टर। अगर आपको ये सब कुछ समझ आया हो तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करें, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डालें, उसको मैं रिव्यू करके आपको वापस नेक्स्ट लेक्चर में अगर कोई टफ क्वेश्चन लगे तो उसको वापस बताऊंगा। तो बच्चों आज के लिए यहीं पर अपन विदा लेते हैं, धन्यवाद।